जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वी नेशन 111 के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के अपनी अपडेट में हम पहले बात करने वाले हैं मिग-25 फॉक्स बैट के बारे में। हम जानेंगे कि क्या मिग-25 फॉक्स बैट को अपग्रेड करने का प्रस्ताव रशिया ने दिया था, और क्या भारत को जो आज मिग-31 है ये भी ऑफर किए गए थे। वो क्या वजह थी भारत ने इन एयरक्राफ्ट को अपग्रेड करने के फैसले को नामंजूर कर दिया, और क्या वाकई मिग-25 हमें जितना ताकतवर बताया गया था क्या ये उतना ताकतवर था। इसकी कौन कौन सी कमियां थी जो भारत को परेशान कर सकती थी। तो आज के इस वीडियो में हम इसी विषय पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। इसमें कोई संदेह नहीं है कि जब भारत के सबसे सीक्रेट फाइटर एयरक्राफ्ट की बात आती है तो उसमें मिग-25 का नाम सबसे सम्मान के साथ लिया जाता है, क्योंकि इसने एक लंबे समय तक इंडियन एयरफोर्स में सर्विस दी। लेकिन इंडियन एयरफोर्स के खुद के अधिकतर जो पर्सनल्स थे उनको इसकी एग्जिस्टेंस के बारे में पता ही नहीं चला, ना तो सर्विस के बारे में और ना ही इसके रिटायरमेंट के बारे में कभी कोई ज़्यादा जानकारियाँ सामने आई। लेकिन क्या आपको पता है कि मिग-25 जिसका कोड नेम फॉक्स बैट था, इसने एक समय नेटो के नाक में दम मचा रखा था। उसकी वजह थी इसकी सुपर फास्ट स्पीड और सुपर हाई एल्टीट्यूड पर क्रूज करने की क्षमता। जी हाँ, यह दुनिया के सबसे घातक रिकॉनेसेंस प्लेटफॉर्म पर जाना जाता था। ये बात अलग थी कि मिग-25 को बनाया किसी और उद्देश्य के लिए गया था, लेकिन बाद में इससे किसी और उद्देश्य की पूर्ति के लिए इसका इस्तेमाल किया जाने लगा। हालांकि मिग-25 को बनाया तो एज एन इंटरसेप्टर गया था। इसी उद्देश्य के साथ वर्ष 1959 में इसका निर्माण शुरू किया गया था कि ये एज एन इंटरसेप्टर काम करेगा, लेकिन इस रिक्वायरमेंट को पूरा करने में ये फेल रहा, क्योंकि इसकी जो मनूवरबिलिटी और एजिलिटी थी वो इतनी अच्छी नहीं थी। लेकिन बाद में इसने रिकॉनेसेंस मिशन को काफ़ी इजीली एग्जीक्यूट किया, और सोवियत इरा का मिग-25 इकलौता ऐसा एयरक्राफ्ट था जो कि 70,000 फीट से ज़्यादा की ऊंचाई पर जाकर उड़ सकता था। और इसकी जो टॉप स्पीड होती थी उसके चलते कोई भी एनिमी का जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है इसको देख नहीं पाता था, और ना ही कोई दूसरा फाइटर एयरक्राफ्ट था जो कि इसको चैलेंज कर सकता था। और यही कारण था कि मिग-25 को लंबे समय तक किसी भी कंपैटिटर का सामना नहीं करना पड़ा, क्योंकि ये जो एयरक्राफ्ट था इसको लेकर के ये कहा जाता है कि ये स्ट्रेटोस्फीयर पे जाकर उड़ सकता था, और ये कुछ ही सेकंड में सुपरसोनिक स्पीड को प्राप्त कर सकता था, जिसके चलते कोई भी एयरक्राफ्ट इसके आसपास भी नहीं आ पाता था। और इसके जो मिशन होते थे उनको एग्जीक्यूट करने वाले पायलट्स का ये कहना है कि जिस ऊंचाई पर ये एयरक्राफ्ट उड़ता था वहां से वो अर्थ के कर्वेचर को देख सकते थे, और उसके बाद भी जो एनिमी के रडार सिस्टम है इनको डिटेक्ट करने में सक्षम नहीं थे। हालांकि इंडियन एयरफोर्स ने कितने एयरक्राफ्ट इंडक्ट किए इसको लेकर के डेटा है, जो कि कहते हैं कि 7 से 10 एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स के द्वारा वर्ष 1981 में इंडक्ट किए गए थे। और इसके लिए इंडियन एयरफोर्स ने एक नई स्क्वाड्रन को रेज किया था, जो कि स्क्वाड्रन 102 थी, जिसको ट्राइसोनिक्स के नाम से जाना जाता है। इंडियन एयरफोर्स ने इस एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल जो है काफ़ी बेहतरीन तरीके से किया। ये एयरक्राफ्ट इंडियन के एयरफोर्स के टॉप सीक्रेट एयरक्राफ्ट्स में से एक था, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स के 90% पर्सनल्स को इसके बारे में पता ही नहीं था, इसके एग्जिस्टेंस के बारे में पता ही नहीं था। ये जो मिशन एग्जीक्यूट करता था वो हाईली सीक्रेट होते थे, और उनके बारे में काफ़ी कम जानकारियाँ पब्लिक की जाती थी। और आपको बताते चलें कि जब वर्ष 1999 का कारगिल युद्ध हुआ था तो उसके बाद ये एयरक्राफ्ट लगातार पाकिस्तान की वायु सीमा में उड़ान भरता था, और जो हाई वैल्यू टारगेट्स हैं उनकी हाई रेजोल्यूशन जो इमेजेस हैं उनको कैप्चर करता था और वापस आ जाता था। हालांकि रिपोर्ट ये भी कहती है कि पाकिस्तान को संदेह जरूर होता था कि कोई एयरक्राफ्ट उनके एयर स्पेस पे है, लेकिन ये जिस ऊंचाई पर और जिस स्पीड पर उड़ता था उसके सामने पाकिस्तानी वायुसेना भी बेबस थी, क्योंकि उनके जो टॉप ऑफ द लाइन F-16 थे वो भी इसको कह सकते हैं टारगेट नहीं कर सकते थे। यानी ये एयरक्राफ्ट उनकी कैपेबिलिटी से भी बाहर का था। ये एयरक्राफ्ट जिस ऊंचाई पर उड़ता था इसके लिए रिपोर्ट्स में कहा जाता है कि जो पायलट थे वो स्पेस शूट का इस्तेमाल करते थे, क्योंकि ये जो है अर्थ के स्ट्रेटोस्फीयर पे जाकर के उड़ान भरता था। इस एयरक्राफ्ट का खौफ कितना ज़्यादा था इसका अंदाज़ा आप इसी से लगा सकते थे कि अमेरिका किसी भी कीमत में इस एयरक्राफ्ट को प्राप्त करना चाहता था, ताकि वो इसकी कैपेबिलिटी के बारे में अंदाज़ा लगा सके। और इसीलिए मिग-25 का एक हाईजैकिंग मिशन प्लान किया जाता है, और बाद में एक सोवियत पायलट की सहायता से इस एयरक्राफ्ट को चुरा करके जापान में लैंड करवाया जाता है, जहां पर अमेरिका के द्वारा एक डिटेल इंस्पेक्शन होता है। और इंस्पेक्शन में अमेरिका ये कहता है कि रिकॉनेसेंस मिशन के लिए इस एयरक्राफ्ट का कोई सानी नहीं है, लेकिन जब बात आती है इसके अटैक रोल की
तो ये एयरक्राफ्ट उतना इफेक्टिव नहीं है और अमेरिका ने इसे एक अनसोफिस्टिकेटेड एयरक्राफ्ट का टर्म दिया था। उन्होंने कहा था कि ये एजाइल नहीं है कि डॉग फाइट में ये एंगेज हो सके। हाँ, ये बात अलग है कि इसकी जो स्पीड है इसके लिए एक कह सकते हैं सुरक्षा कवच का काम करती है। इस मामले पर बात करते हुए भारतीय वायुसेना के रिटायर्ड एयर मार्शल सुमित मुखर्जी सर बताते हैं, क्योंकि उन्होंने MiG-25 को उड़ाया है, तो उन्होंने कहा कि ये जो एयरक्राफ्ट था ये अपने समय का एक वर्स्ट नाइटमेयर था एनिमी के लिए, क्योंकि जैसे अमेरिका का SR-71 था वैसे ही भारत के पास MiG-25 फॉक्सपैट हुआ करते थे। हालांकि ये एयरक्राफ्ट बहुत ज़्यादा मनोरेबल नहीं था और इसको डॉग फाइट में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था, लेकिन फिर भी MiG-25 का जो इस्तेमाल था वो रिकॉनेसेंस मिशन के लिए किया गया। और आपको बताते चले कि मई 1997 में इंडियन एयरफोर्स के MiG-25 एयरक्राफ्ट ने ऑलरेडी पाकिस्तान के ऊपर से उड़ान भरी थी और उस एयरक्राफ्ट ने पाकिस्तान के इस्लामाबाद के ऊपर साउंड बैरियर को ब्रेक किया था, जिसकी वजह से एक बड़ा सोनिक बूम क्रिएट हुआ था। और इसके बाद पाकिस्तान के लोगों को इस एयरक्राफ्ट के प्रेजेंस के बारे में पता चला। रिपोर्ट्स में कहा जाता है कि जब MiG-25 ने साउंड बैरियर को ब्रेक किया तो उसके बाद तुरंत इस्लामाबाद के द्वारा जो इंटरसेप्टर एयरक्राफ्ट हैं इनको एयरबॉर्न किया गया कि ये एयरक्राफ्ट को टारगेट कर सके, लेकिन जब तक वो एयरबॉर्न हुए तब तक MiG-25 भारतीय वायु सीमा में प्रवेश कर चुका था। रिपोर्ट्स तो ये भी कहती है कि आखिरकार वो उद्देश्य जिसकी वजह से पायलट को साउंड बैरियर ब्रेक करना पड़ा ये अभी भी क्लियर नहीं है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, लेकिन फिर भी जिस समय ये हुआ उस समय एयरक्राफ्ट तकरीबन 70,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भर रहा था और उसकी स्पीड मैक 2.5 से ज़्यादा की थी और ये किसी भी पाकिस्तानी फाइटर एयरक्राफ्ट की पहुँच से काफ़ी ज़्यादा थी। MiG-25 ने रेगुलरली जो रिकॉनेसेंस मिशन है ये पाकिस्तान के ऊपर भरे और पाकिस्तान का जो एक मैप है वो तैयार करने का एक काम किया। सबसे खास बात यहाँ पर ये रही इस पूरे मिशन में कि इसकी भनक पाकिस्तान को नहीं लग पाई और कारगिल युद्ध के दौरान बहुत सारे जो हाई वैल्यू टारगेट्स थे इनके इन्फॉर्मेशन इंडियन एयरफोर्स तक ये पहुंचाने में सक्सेसफुल रहे। लेकिन ये तो बात हुई MiG-25 की, लेकिन क्या आपको पता है कि MiG-25 के अलावा रशिया का एक और प्रस्ताव भारत के सामने था, जहां पर रशिया ने भारत को MiG-25 से हट के जो MiG-31 इंटरसेप्टर है इनका ऑफर किया था। जी हाँ, रशिया ने कहा क्योंकि MiG-25 को जो हथियार है इनसे इक्विप नहीं किया जा सकता था, तो रशिया ने भारत को प्रस्ताव दिया था कि वो MiG-31 को सेलेक्ट करे जो कि ज़्यादा कैपेबल है और उसमें घातक लॉन्ग रेंज की जो मिसाइल है और हाइपरसोनिक मिसाइल से फ्यूचर में वो इंटीग्रेट की जा सकती थी। लेकिन भारत ने जो अपने Su-30 MKI की फ्लीट है इसको ही एक्सपेंड करना सही समझा, क्योंकि उनका ये मानना था कि MiG-31 की जो खासियत है ये भारत के लिए उतनी प्रैक्टिकल नहीं होती, क्योंकि भारत को एक ऐसा एयरक्राफ्ट चाहिए था जो मल्टी रोल कैपेबल हो, मनूवर करने में उसको काफ़ी आसानी हो, काफ़ी एजाइल हो। और ऐसे में भारत ने जो Su-30 MKI है इसके तरफ जाना उचित समझा, क्योंकि ये वो दौर था जब एनिमी के पास पावरफुल रेडार्स आ रहे थे, पावरफुल एयर डिफेंस सिस्टम आ रहे थे और भारत के लिए ये एयरक्राफ्ट उतने ज़्यादा रिलेटेबल नहीं थे। लेकिन फिर भी रूस के द्वारा काफ़ी हद तक ये जो MiG-31 है इनका ऑफर किया गया, लेकिन भारत ने फिर Su-30 MKI पे ही अपना जो कह सकते हैं ध्यान था वो केंद्रित रखा और इसी से भारत के पास जो एक मौका था MiG-31 को कैरी करने का वो चला गया। MiG-31 आज हाइपरसोनिक मिसाइल्स को भी कैरी कर रहा है। इसमें R-37M मिसाइल है जो कि 300 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी तक मार करने में सक्षम है, लेकिन फिर भी अब इस समय भारतीय वायुसेना अपने सुखोई 30 MKI को मॉडर्नाइज कर रही है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।